नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि आज हम लोग भौतिक विज्ञान का पार्ट 9 करेंगे, जिसमें हम लोग ऊष्मा के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है। अब देखिए, हमें क्या बताना है कि ऊष्मा का यूनिट यानी इकाई क्या है। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जूल। ठीक है। अब दोस्तों, ऊष्मा के बारे में जो है और कुछ जान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप होता है, ठीक है, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो है जब तापमान का अंतर होता है तो स्थानांतरण होता है। ठीक है। यानी ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो है तापमान यानी टेम्परेचर का डिफरेंस के कारण क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है ओम। अब देखिए ओम दोस्तों, यह जो है प्रतिरोध का मात्रक है, एसआई मात्रक है। जूल के बारे में हम लोगों ने देख लिया। एम्पियर दोस्तों, जिसे ए से डिनोट करते हैं, यह जो है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो है यूनिट है। और न्यूटन, यह जो है फोर्स यानी बल का जो है मात्रक है। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों ने चारों ऑप्शन के बारे में देख लिया। अब देखिए अगला सवाल है, वह है ऊष्मा का स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया कि ऊष्मा का जो है स्थानांतरण होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। ठीक है। तो दोस्तों, यह जो है तीन विधि से जो है होता है। पहला है चालन, दूसरा हो गया संवहन, तीसरा हो गया विकिरण। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों के बारे में भी जान लेते हैं। अब देखिए चालन क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, इसमें माध्यम का जो कण होता है उसमें कोई गति नहीं होता है। यानी विदाउट जो है माध्यम के कणों के गति में क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यह जो है दोस्तों मुख्यतः ठोस में जो है होता है। ठीक है। यानी ठोस में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण किससे होता है, तो चालन विधि के द्वारा। उसके बाद है दोस्तों संवहन। अब देखिए संवहन दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उस जो वस्तु है उसके माध्यम यानी माध्यम के कण में क्या होता है दोस्तों, गति होता है। ठीक है। और यह दोस्तों द्रव और गैस में जो है इस विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और तीसरा है दोस्तों विकिरण। दोस्तों, विकिरण में क्या होता है कि इसमें जो है एक गर्म वस्तु से एक ठंडे वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकिरण, क्योंकि विकिरण में दोस्तों माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। और दोस्तों, यह जो है बिना माध्यम को जो है गर्म किए ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है। जैसे सूर्य का जो रोशनी है दोस्तों पृथ्वी में जो पड़ रहा है, तो यह किसके कारण होता है, विकिरण के कारण। विकिरण के कारण क्या होता है, सूर्य का रोशनी पृथ्वी में पहुंचता है। लेकिन जो दोस्तों जो वायुमंडल गर्म होता है वह जो है संवहन के कारण होता है। ठीक है। संवहन के कारण क्या होता है, वायुमंडल गर्म होता है। और चालन दोस्तों, चालन में यदि हम लोग जो है लोहे के जो है एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी जो है गर्म हो जाता है। यह जो है चालन का उदाहरण है। ठीक है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगला सवाल है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अब देखिए ऊष्मा का जो है सबसे अच्छा चालक बताना है, यानी गुड जो है कंडक्टर बनाना है, कंडक्टर बताना है किसका, ऊष्मा का यानी हीट का। अब देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा चांदी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। ठीक है। चांदी क्या होता है यानी सिल्वर क्या होता है दोस्तों, यह जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों तांबा होता है। 2 नंबर में क्या हो, दूसरा स्थान जो है वह तांबा का है। ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान है। अब देखिए, जब कोई वस्तु जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है तो उसके लिए जो है गुप्त ऊष्मा जो है उसमें होती है। ठीक है। तो वह जो है बर्फ जब गलता है तो उसमें गुप्त ऊष्मा का हमको मान बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। दोस्तों, कैलोरी जो है यह भी जो है ऊष्मा का ही मात्रक है। ठीक है। लेकिन यह जो है बड़ा मात्रक है, लेकिन यदि ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो क्या होगा, जूल होगा। ठीक है। जूल अभी हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 1 में। जूल जो है ऊष्मा का यूनिट क्या है, तो जूल। ठीक है। यह कैसा एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक क्या है, जूल है, जिसे जो है जे से जो है डिनोट किया जाता है। ठीक है। और कैलोरी भी दोस्तों ऊष्मा का ही मात्रक है और
1 कैलोरी में दोस्तों, 1 कैलोरी में क्या होता है 4.186 जो है जूल होता है। ठीक है, 1 कैलोरी में क्या होता है 4.186 जूल होता है। इसलिए दोस्तों अप्रॉक्स में यानी लगभग में जो है हम लोग 4.2 जूल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है, वह है दोस्तों ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, यानी ऊष्मा जो गति है उसका जो है प्रथम नियम से क्या निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का जो है ऊष्मा का जो है गति का प्रथम नियम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा संरक्षण क्या है दोस्तों, इसमें यही कहा गया है कि ऊर्जा का जो है न तो विनाश किया जाता है न ही उसका सृजन किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरा स्थान तक जो है स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस तापमान का दुगुना होता है, यानी जो सेल्सियस तापमान होगा दोस्तों उससे जो है डबल क्या होगा फ़ारेनहाइट तापमान होगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 160 फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यह जो है ताप का मात्रक है, और वैसे दोस्तों ताप का जो है SI मात्रक वह है केल्विन। ठीक है, केल्विन क्या है ताप का जो है SI मात्रक है, लेकिन सेल्सियस भी है और फ़ारेनहाइट भी है, रोमर है, रैंकाइन है, इन सारी जो है यह जो है ताप का है मात्रक है, लेकिन SI मात्रक पूछा जाएगा तो क्या होगा केल्विन होगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा तापमान है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान जो है बराबर होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री में दोस्तों यह जो मान है सेल्सियस में भी वही होगा और फ़ारेनहाइट में भी वही होगा, दोनों सेम होगा। ठीक है, और दोस्तों एक बार जान लीजिए कि सेल्सियस का जो है पुराना नाम सेंटीग्रेड था। ठीक है, सेंटीग्रेड किसका नाम था पुराना, तो सेल्सियस का नाम था। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं, अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया। ठीक है, तो इसका जो है हमको वैज्ञानिक का नाम बताना है, जो क्या किया कि 2 बर्फ का टुकड़ा लिया है, उसे जो है घिस के यानी दोनों में क्या किया घर्षण हुआ, घिसा, तो उससे क्या हुआ कि वह पिघल गया। तो किसने किया, तो क्या हुआ दोस्तों डेवी। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों वह है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। अब देखिए कैलोरी के बारे में अभी हम लोगों ने जान लिया है कि यह ऊष्मा का मात्रक है, और 1 कैलोरी बराबर भी हम लोग जान लिए कि 1 कैलोरी में क्या होता है कि 4.186 जूल, जिसे हम लोग 4.2 जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों क्या कहा गया 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। अब देखिए किलो यानी 10 पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि किलो का मतलब क्या हुआ 1000 हो गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा 4.2 रहेगा, और इंटू क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, क्या होगा जूल, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी दोस्तों इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक, अब देखिए अगला सवाल है वह है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, यानी बोलोमीटर जो है एक क्या है यंत्र है जो क्या मापता हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ऊष्मीय चालकता, बी में ऊष्मीय विकिरण, सी में है ध्वनि की तीव्रता, और डी में है विशिष्ट ऊष्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा ऊष्मीय चालकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं, अगला सवाल है न्यूनतम संभव ताप है। अब देखिए न्यूनतम संभव ताप मतलब कि कोई वस्तु है उसका कम से कम तापमान कितना हो सकता है। ठीक है, उससे कम जो है कभी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -273 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 जो है -273 डिग्री सेल्सियस क्या होगा न्यूनतम संभव ताप कोई भी वस्तु का। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए दोस्तों, बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, जब बर्फ का जो है दाब को बढ़ाता है यानी प्रेशर को जो है इंक्रीज करते हैं, तो उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट पे जो है दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में घट जाएगा, बी में है बढ़ जाएगा, सी में है अपरिवर्तित रहेगा, और डी में शून्य होगा। अब देखिए हम लोग को मालूम है कि जब कोई बर्फ दाब बढ़ता है तो क्या होता है कि क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, और गलनांक क्या होता है घट जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया कि गलनांक,
जब क्वथनांक बढ़ेगा तो गलनांक क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। यानी इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि गलनांक और क्वथनांक क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे का जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा, यदि गलनांक बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, और यदि क्वथनांक बढ़ेगा तो गलनांक क्या होगा, घट जाएगा, और यदि गलनांक बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला सवाल है, पहले एक बार देख लेते हैं कि गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। अब देखिए गलनांक क्या होता है दोस्तों, वह ताप जिस पर कोई वस्तु जो गलना स्टार्ट करता है यानी शुरू करता है, और क्वथनांक क्या होता है कि वह ताप जब कोई वस्तु उस पर जो है उबलना शुरू कर देता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक हो गया। अब देखिए उसका एक होता है क्वथनांक, उसका होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो दोनों क्या रखिएगा दोस्तों, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो है जितने भी क्वेश्चन सब लिए हैं ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए अगला सवाल दिया गया है, वह है थर्मस प्लास के आविष्कारक हैं, यानी थर्मस प्लास दोस्तों उसका कौन जो है इन्वेंशन किया है। ठीक है, यानी उसका जो है खोज, यहाँ पे जो है आविष्कार के बारे में पूछा जाएगा, कौन जो है उसका आविष्कारक है। अब देखिए पहला में डीवर, दूसरा में स्टीफन, तीसरा में किरचॉफ और चौथा में न्यूटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दीवार, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, दीवार ये क्या किया कि थर्मस प्लस का जो है आविष्कारक हैं। ठीक है, यानी इसका जो है आविष्कार किए हैं, इन्वेंशन। अब दोस्तों अगला सवाल है वो है दाब बढ़ाने से किसी द्रव्य का क्वथनांक। अब देखिए दाब बढ़ाने से किसी द्रव्य का क्वथनांक, अभी मैंने बताया कि गलनांक घट रहा है दाब बढ़ाने पे, तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट होता है। पहले समझते हैं कि यह जो है ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जिसे जो है त्रिक पॉइंट भी कहा जाता है। अब देखिए वह बिंदु जिस पर जो है जल जो है तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस में जो है पाया जाता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 273.16 केल्विन। ठीक है, 273.16 केल्विन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला सवाल है वह है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। अब देखिए ठोस कपूर है, उससे क्या बन रहा है कि ठोस से वाष्प बन रहा है, यानी वेपर में बन रहा है। ठीक है, सॉलिड टू चेंज हो रहा है किसमें, वेपर में। दोस्तों इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है दोस्तों, यह जो है वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई वस्तु जो है ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में चेंज हुए, यानी बदले, द्रव अवस्था में बिना बदले गैस अवस्था में बदल जाता है। यानी ठोस से क्या होगा, सीधा गैस में बदल जाएगा, द्रव में नहीं बदलेगा। और फिर क्या होगा कि गैस से जो है पुनः ठोस अवस्था में आएगा, उसे जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे कपूर जो है, नेफ्थिलीन। ठीक है, ये सब दोस्तों ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। अब देखिए सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है दोस्तों, तो जल में होता है। ठीक है, जल यानी H2O। दोस्तों इसमें क्या होता है कि सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का इसमें होता है यह। ठीक है, अब दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा यानी क्या होगी। जब एक टेबल पंखा है, ठीक है, और उसको जो है बंद, कमरा जो है चारों तरफ से क्या है, बंद है, उसमें अभी हम लोग चला रहे हैं, तो कमरे की हवा क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा गर्म होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि कमरा जो है यानी रूम जो है क्या है, बंद है, क्लोज्ड है, तो उससे जो है क्या हो दोस्तों, हवा जो है गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है वो है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। यानी पानी का जो घनत्व यानी डेंसिटी, वह जो है किस ताप पे यानी टेम्परेचर पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब देखिए दोस्तों घनत्व क्या होता है, डेंसिटी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, और जिसे रो से जो है, रो से हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखिए दोस्तों घनत्व जो है वह द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है। ठीक है, यानी डेंसिटी जो है
मास एंड वॉल्यूम का क्या है, रेशियो है, ठीक है। और हम लोग बोले कि घनत्व तो यानी उससे जो है हम लोग रो से जो है डिनोट करते हैं। तो दोस्तों घनत्व बराबर क्या होता है, यानी डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होता है, m/v, यानी मास बाय क्या होगा, वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम क्या है और रो, दोनों में कैसा संबंध है, रिलेशन है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। यानी जब रो बढ़ जाएगा तो मास क्या होगा, घट जाएगा, और जब वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो रो क्या होगा, घट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया कि पानी का घनत्व किस ताप पे अधिकतम होता है। तो जब घनत्व अधिकतम होगा तो उसमें क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे क्या होगा कि आयतन क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। और अभी हम लोगों ने देखा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व जब अधिकतम है तो आयतन क्या है दोस्तों, न्यूनतम है, ठीक है। क्योंकि रो जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मास का, ठीक है। रो जो है दोस्तों इनडायरेक्टली किसका है, वॉल्यूम का, v का, ठीक है। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि जब रो ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का जो आयतन होता है न्यूनतम होता है और घनत्व तो क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। और दोस्तों आयतन का जो है मात्रक है वह मीटर क्यू है, और मास का जो मात्रक है वह किलोग्राम है, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, अगला सवाल है वह है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। अब देखिए केल्विन में बताना है हमें क्या, कि मानव शरीर का जो ह्यूमन का जो बॉडी होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर हमें बताना है। तो दोस्तों हम लोग को मालूम है कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 98.6 यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और दोस्तों एक बात जान लीजिए कि सी को यानी सेल्सियस को जब हम लोग के में चेंज करते हैं, सेल्सियस को के में चेंज करते हैं तो इसमें 273 को हम लोग प्लस करते हैं यानी जोड़ देते हैं, और जब के को जो है सी में चेंज करते हैं तो हम लोग 273 को जो है माइनस करते हैं, ठीक है, यानी इसमें घटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि केल्विन में बताना है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य ताप। तो इसमें क्या करना होगा दोस्तों, 37 में हमको 273 को ऐड करना होगा। अब देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 यानी 310। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों केल्विन में जो है डिग्री जो है नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ये बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों अंतिम जो है सवाल वो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। पहला है उबलता हुआ पानी, दूसरा है भाप यानी स्टीम, तीसरा है गर्म हवा, और चौथा है सूरज की किरणें। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप लोग इसका नोट चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, आज आप मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।